हेलो, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड, और हमने चैप्टर नंबर सेकंड में चार स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ ली। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और चार ही एक्सरसाइज ए, बी और सी और डी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज ई, और इसमें हम पढ़ेंगे चार पिट विधि। किसी आंशिक अवकल समीकरण को हल करने की कौन सी विधि? चार पिट विधि। इंग्लिश में बोलते हैं चार पिट मेथड। और ये जो विधि है, ये जो मेथड है, ये प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिकल में भी आपके क्वेश्चंस मिलता है इसका। तो चार पिट विधि देखो, अगर कोई समीकरण एक्स, वाई, जेड, पी और क्यू, ये कोई समीकरण आपको दिए और क्वेश्चन कहेगा निम्न समीकरण को चार पिट विधि से हल करो। एक बात मैं बता दूं आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन लिख करके आएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड चार पिट मेथड। ठीक है, तो अब सुनो, सबसे पहले चार पिट सहायक समीकरण क्या होती है देखें। चार पिट सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन। चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है देखना अच्छे से। dx डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, फिर dy डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड। देखते जाए तो यहां पे dx, यहां पर p आएगा और यहां q आएगा। अब देखिए, अब यहां dx अपॉन में माइनस का डेल एफ अपॉन डेल p, और इधर dy माइनस का डेल एफ अपॉन डेल q, और dz माइनस p डेल एफ अपॉन डेल p माइनस q डेल एफ अपॉन डेल q, और बराबर में डी एफ अपॉन जीरो। ये अब सुनो, ये है चार पिट सहायक समीकरण। चार पिट सहायक समीकरण काफी बड़ी है, हो सकता है याद करने में भी समय लगेगा आपको। प्रश्न करोगे अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगी। ये चार पिट सहायक समीकरण है ये, और ये आपको याद होनी चाहिए। एक नंबर में जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि चार पिट सहायक समीकरण लिखो, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास दे दी जाती है। और क्वेश्चन जब आएगा तो ये इक्वेशन मिलेगी हमको, चार पिट सहायक समीकरण लिखनी है, इसमें जो भी वैल्यूज है रख देंगे हम। और इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये, और इनको सॉल्व करके कोई भी दो पेयर लेकर के इन्हें सॉल्व करेंगे, और वही सेम प्रोग्राम सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, एक तो P और एक क्या निकालेंगे, Q। और ये क्या है, ये वो नया फैक्टर जो हम बनाएंगे। ये फैक्टर तो है ही सही सहायक समीकरण में, लेकिन ये फैक्टर कौन सा है जो हम बनाएंगे घात अनुपात नियम का उपयोग करके। कौन से नियम का? अनुपात नियम का। जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर में वो लांगराज मेथड से क्वेश्चंस किए थे ना, वैसे ये P और Q निकाल लेंगे सॉल्व करके, और ये P और Q के मान हम कहां पुट करेंगे, dz बराबर P dx प्लस Q dy में P और Q के मान रख करके, और क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये चार पिट सहायक समीकरण मैंने आपको बता दिए।
ये 4 पिट सहायक समीकरण है। इसके एक काम कीजिएगा आप, तो सेकंड ई एक्सरसाइज के इसमें टोटल 11 एग्जाम्पल है। कितने एग्जाम्पल है? टोटल 11। तो आप एक काम करो, इस एक्सरसाइज के 11 एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना, बहुत है। जो बच्चा 11 एग्जाम्पल कर लेगा ना, सफिशिएंट है। इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अनसोल्ड क्वेश्चंस मत करना आप लोग, ओनली एग्जाम्पल एग्जाम्पल कर लेना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं इसका, तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया है बुक में? पहला एग्जाम्पल में समीकरण क्या दिए? पी एक्स प्लस क्यू आई बराबर पी क्यू। देखते हैं कैसे होगी। सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना। सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे अपन? एफ। जो समीकरण प्रश्न दे उसे एफ मानेंगे और सबको एक तरफ बुलाएंगे। बराबर में किसको रखेंगे? जीरो को। पी एक्स प्लस क्यू आई माइनस पी क्यू बराबर में जीरो। अब प्रश्न लिख कर क्या आएगा? मैंने कहा ना आपको एग्जाम में कि निम्न समीकरण को 4 पिट विधि से हल करो। तो देखो कैसे करेंगे। अपन एफ तो मान ही लिए, अब अपन लिखे 4 पिट सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये मैंने 4 पिट सहायक समीकरण लिख लिए। अब इसमें अपन क्या रखें? 4 पिट सहायक समीकरण में मान रखेंगे। देखो मान रखते अपन, तो डीपी डेल एफ अपॉन डेल एक्स है ना, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन। तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 ओनली पी प्लस पी एफ का जेड के रेस्पेक्ट में, एफ में जेड है ही नहीं तो आंशिक अवकलन कितना? 0 डी क्यू एफ का वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई के रेस्पेक्ट में वाई का 1 क्यू क्यू एफ का जेड के रेस्पेक्ट में 0। और जरूरी नहीं है कि ये सारे फैक्टर 1 2 3 4 5 टोटल 5 फैक्टर है। जरूरी नहीं कि सारे फैक्टर हमारे काम में आएंगे। जो फैक्टर काम में आए सिर्फ उन्हीं से प्रश्न को कर लें, ठीक है। बाकी भी मैं निकाल देता हूं। dx माइनस एफ का p के रेस्पेक्ट, p का 1 x, यहां p का 1 हो जाएगा माइनस q dy, एफ का q के रेस्पेक्ट, q का 1 तो y, और यहाँ q का 1 तो ये p। इस तरीके से मैंने 4 फैक्टर निकाल दिए। लेकिन मैं इस वाले फैक्टर को और इस वाले फैक्टर को ले रहा हूं बाय फर्स्ट एंड सेकेंड फैक्टर। तो dp अपॉन p और dq अपॉन q। अब हम करते हैं ऑन इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? हम समाकलन करेंगे, ठीक। 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन, इस 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन कितना जाएगा? log p, और 1 अपॉन क्यू का इंटीग्रेशन log q। प्लस में एक काम करते हैं, log c1 लगा देते हैं। तो log p log m प्लस log n, तो log m इंटू n, log से log कैंसिल हो जाएगा। तो p बराबर कितना आ गया? QC1। इसको देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो p की वैल्यू है अपन कहां पुट करते हैं? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं p की वैल्यू। p की जगह कितना रखो? QC1 डॉट x प्लस QY बराबर p। p की जगह QC1 QC1 और इनटू में ये Q। तो देखा Q Q और एक Q कैंसिल, तो यहां से Q की वैल्यू कितनी जाएगी? देखिए C1 का भाग लगा देंगे, x C1 कैंसिल प्लस y अपॉन C1। तो किसकी वैल्यू आ गई? Q की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई? Q की। Q का मान 2 में रख देंगे,
तो P की वैल्यू निकाल लेते। P बराबर है QC1। कितना है QC1? तो यहां रखेंगे वैल्यू, तो P C1 से गुणा करेंगे तो C1x प्लस वाई। ये किसकी आएगी? P की वैल्यू। ये Q का मान और ये किसका मान? P का। P और Q के जो मान है हम कहाँ रखेंगे? dz बराबर P dx प्लस Q dy में रखते हैं। एक बार मान रखते हैं यहां पर, तो dz बराबर 9 P dx प्लस Q dy। P बोले तो ये वाला मान C1x प्लस वाई इंटू डी एक्स। Q का मान ये रहा x प्लस वाई अपॉन C1 और ये dy। अब देखें इसको, अब अपन अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं dx को। C1x dx एंड y dx एंड x dy प्लस y अपॉन C1 और dy। अब देखो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन किस टर्म का नहीं कर सकते? इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। इन दोनों का डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता। और ये फॉर्मूला बन रहा है dx इंटू वाई का। देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन है, x को एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन, y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन, यानी u इंटू वी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ये। और अब करते हैं ऑन इंटीग्रेशन। तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन z, C1 कॉन्स्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन करेंगे तो d हट जाएगा, डिफरेंशिएशन का साइन, अवकलन का चिन्ह हट जाएगा, और y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में समाकलन स्थिरांक C2 लगाते हैं। और जो कि क्या है? अभिष्ट हल है। जो कि अभिष्ट हल है, लास्ट में लिखा करो विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार ये 4 पिट मेथड का हमने क्या किया है? क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि 4 पिट का मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हो, तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हो जब आपको 4 पिट सहायक समीकरण याद होगी। तो आप एक काम कीजिएगा, प्रैक्टिस के तौर पर 3-4 बार इसको लिख करके देखें 4 पिट सहायक समीकरण को। धीरे धीरे अपने आप याद हो जाए। थोड़ी सी बड़ी है तो, लेकिन प्रैक्टिस हर चीज इजी बना देती है। तो आप लोग एक बार 4 पिट सहायक समीकरण को लिखें, क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। तो ये पहला एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। और भी क्वेश्चन मैं लेता हूं, देखें। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, P बराबर ब्रैकेट में QY प्लस Z का होल स्क्वायर। ये समीकरण हमको दे रखी है और क्वेश्चन है वापस से वही सेम कि 4 पिट सहायक समीकरण को हल करना है। इस समीकरण 4 पिट विधि से हल करना है। सबसे पहले माना, इसको हम क्या मानेंगे? F मानेंगे, ठीक है। तो P माइनस QY प्लस Z का होल स्क्वायर बराबर 0। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि फैक्टर्स जरूर नहीं कि सारे ही काम में आए, जो फैक्टर काम के हो सिर्फ उन्हीं को हल करके मान निकालो। देखो इसको, अब लिखें 4 पिट सहायक समीकरण। क्या होती है 4 पिट सहायक समीकरण? ऑक्सिलरी इक्वेशन dP डेल एफ अपॉन डेल एक्स, P डेल एफ अपॉन डेल जेड, dQ डेल एफ अपॉन डेल वाई, Q डेल एफ अपॉन डेल जेड, और ऐसे dx माइनस का डेल एफ अपॉन डेल P, dy माइनस का डेल एफ अपॉन डेल Q, dz माइनस P डेल एफ अपॉन डेल P एंड माइनस Q डेल एफ अपॉन। तो यह पूरी ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। अब देखते हैं इसमें वैल्यूज हम रखते हैं। सबसे पहले f का x के रेस्पेक्ट में अंश को, सबसे पहले ये निकालना है ना, f का x के रेस्पेक्ट में अंश।
अरे इसमें तो एक्स है ही नहीं, अवकलन 0, फिर प्लस पी, एफ का जेड के रेस्पेक्ट में, जेड यहां पर है देखो, तो माइनस दिस की पावर 2, तो पहले x की पावर 2, जैसे x की पावर 2 पड़ता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल था माइनस का 2x, तो माइनस का 2 क्यू वाई प्लस जेड, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जेड के रेस्पेक्ट में, तो जेड, फिर इसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो इस जेड का 1 ऐसे डी क्यू, एफ का वाई के रेस्पेक्ट में, अब ये रहा वाई देखो, एफ का वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो पहले तो एक्स स्क्वायर का माइनस 2 क्यू वाई प्लस जेड, और फिर y का 1 इंटू में q, फिर प्लस q, अब z के रेस्पेक्ट में f का, ये वाला एज इट इज आ जाएगा माइनस 2 क्यू वाई प्लस जेड, बराबर, देखते जाओ, इम्प्लाइज दैट, देखो नेक्स्ट स्टेप है, यहां ध्यान रखना, गलती मत करना, dx डेल एफ अपॉन डेल पी, एफ का पी के रेस्पेक्ट में, ये रहा पी, और पी का पी के, एफ का पी के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 बराबर माइनस डी वाई, डेल एफ अपॉन डेल क्यू, एफ का किसके रेस्पेक्ट में, क्यू के रेस्पेक्ट में, तो सुनो क्यू इसमें है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 क्यू वाई प्लस जेड, और क्यू का डिफरेंशिएशन 1 इंटू में y भी आ जाएगा, देखो, तो ये हो गया, तो ये 4 मैंने निकाल लिए। अब बात आती है कि अपन किस फैक्टर को लें और समीकरण को क्या करें, हल करें, तो देखते हैं किसको लेकर के हम हल कर सकते हैं समीकरण को। मेरे हिसाब से अपन को जो समीकरण काम में लेनी चाहिए वो समीकरण है, एक तो अपन को ये वाली और एक ये वाला फैक्टर लेना चाहिए, ये दोनों फैक्टर लेकर, और देखो हिट एंड ट्रायल है ये, कि अपन चेक करेंगे कि किस मेथड को ले, किस फैक्टर को लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है इन दोनों फैक्टर को मैंने लिया और मेरे पास जो रिजल्ट आया इंटीग्रेशन करने वो हमारे काम ही ना है, तो लेकिन ओवर राइटिंग मत करना, एक बार कॉपी में जो लिख दो उसे लिखे रहने देना, क्रॉस मत करना, अगर हमारे काम नहीं आ रहा हो तो उसे लिखे रहने दो, अगले फैक्टर ले लो आप, बट ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। तो देखो इन दोनों फैक्टर को मैं ले रहा हूं, तो कौन कौन से फैक्टर ले रहे हैं अपन, 9 डी क्यू माइनस का 2 क्यू क्यू वाई प्लस जेड, और माइनस का 2, ये दोनों सेम सेम ही है, तो देखो इधर, तो माइनस का 4 हो जाएंगे, तो माइनस का 4 क्यू और क्यू वाई प्लस जेड, और इधर डी वाई के अपॉन में कौन है देखते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, डी वाई के अपॉन में 2 क्यू वाई प्लस जेड इंटू वाई, अपन एक काम करते हैं, इसको क्यू वाई प्लस जेड से क्यू वाई प्लस जेड कैंसिल, 2 से 4 भी कट जाएगा, तो ये अपने पास रह गया डी क्यू अपॉन क्यू, माइनस को उधर ले जाता हूँ, और ये 2 से 4 2 बार कैंसिल, 2 ऊपर ले जाता हूँ, और डी वाई अपॉन वाई, अब करते हैं ऑन इंटीग्रेशन, 1 अपॉन क्यू का इंटीग्रेशन log क्यू माइनस 2, 1 अपॉन वाई का log वाई प्लस में log C1, ये 2 कहाँ चला जाए पावर में ऊपर, ठीक है, और क्यू वाई, चलिए 2 पर ले आते हैं, log m प्लस n, log m इंटू एन, या फिर एक काम करें log m अपॉन n माइनस
टू पावर में चला जाएगा, log m माइनस log n, log m अपॉन n, c1 अपॉन y की पावर 2, तो log से log हट जाएगा, तो q की वैल्यू कितने की, c1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये आई है किसकी वैल्यू, q की वैल्यू। अब ये q की वैल्यू कहाँ रखेंगे अपन, इस वाली इक्वेशन में, तो इस समय p की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू। q की वैल्यू तो आ चुकी है, और देखते हैं अपन, लेकिन इससे रिजल्ट हमारे काम होना चाहिए। एक तो ये रिजल्ट आ गया, ये एक फैक्टर और लेते हैं अपन। एक फैक्टर कौन सा लेते हैं, एक फैक्टर अपन और लेते हैं, वो डीपी वाला, डीपी अपॉन, उसमें क्या था, पी और क्या था, पी और 2p और इसमें और क्यू आई प्लस जेड, ये था हमारा सेकंड फैक्टर। देखते हैं इसमें क्या होता है, माना था p प्लस, शायद माइनस भी आ गया यहाँ पे, और माइनस भी आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि हमारे है। और इधर देखिए, और एक dy वाला, एक dy वाला कौन सा आएगा हमारे, -2y क्यू आई प्लस जेड एक आया था हमारे, है ना। तो ये दोनों मैंने लिख लिया है क्योंकि मेरे पास तो यहाँ रफ हो चुका है, तो ये बिल्कुल। अब देखते हैं कैलकुलेशन करते हैं इनकी, 2 से 2 कैंसिल, क्यू आई प्लस जेड कैंसिल, तो बचेगा माइनस माइनस भी कैंसिल, तो डी पी अपॉन पी, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गए, और डी वाई अपॉन वाई। एक बार इनका भी इंटीग्रेशन हम करते हैं, ऑन इंटीग्रेशन, 1 अपॉन पी का log p, 1 अपॉन वाई का log y, प्लस में log c1, तो देखो p बराबर c1y, log m प्लस log m इंटू n, तो log से बढ़ जाएंगे, तो ये p की वैल्यू आई है। अब p की वैल्यू, परंतु दिक्कत है, इंटीग्रेशन करने में हमें दिक्कत आ जाएगी क्योंकि p का मान x के पदों में नहीं है, समाकलन करने में दिक्कत आ जाएगी इसमें। तो एक काम करते हैं, हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो रिजल्ट आ गए। अब समीकरण 1 का उपयोग करते हैं, वन से, जरूर नहीं कि रिजल्ट जो भी निकालो सारे काम आए हमारे। p का मान ये जो है यहां रखता हूं मैं, c1y बराबर क्यू वाई प्लस जेड की पावर 2, ठीक है, 1 से। अब सुने, ये होल पावर 2 इधर आएगी तो रूट में c1y बराबर क्यू वाई प्लस जेड, तो यहां से अपने q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट c1 y की पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 पावर, जेड इधर आ जाएगा माइनस जेड, और अपॉन में y, ये q की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, q की। और अब बचती एक और वैल्यू हमारे पास, एक काम करते हैं, मान यहां रख देते हैं अपन, तो काम बनेगा इससे। चलो एक काम करते हैं, पुनः पुनः p में मान रखोगे, p1 क्या, c1y। एक काम करते हैं, इसको एक बार एज इट इज रहने देते हैं। अपन अब dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में मान रखते हैं और वहां समाकलन करने की कोशिश करते हैं, आंसर आता है कि नहीं आता देखते हैं। नाउ dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, p की वैल्यू कितनी आई थी, c1y dx, और q की वैल्यू कितनी आई, दिस। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, देखते कितना होता है ये,
रूट C1 और ये y की पावर रूट वाई बार कैंसिल dy माइनस जेड अपॉन वाई और डी जेड dy। ये मैंने वैल्यू रख दी किसकी, ध्यान समझे, ये मैंने मान रख दिया है इसमें p का मान और q का मान। ठीक, अब बात आती कैलकुलेशन की, समाकलन कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो देखते हैं अपन। एक काम करते हैं, इस वाली टर्म को इधर बुलाते हैं, ये टर्म इधर आएगी तो डी जेड प्लस जेड अपॉन वाई डी वाई C1y dx प्लस रूट में C1 अपॉन रूट में y और dy। अब इंटीग्रेशन करने में बड़ी दिक्कत आने वाली है अपन को, तो देखो इधर बुलाया तो प्लस में है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट y से मल्टीप्लाई करते उधर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, समाकलन नहीं हो पाएगा। अपने C1y आया था, चलो कोई नहीं। तो देखो इधर अपने जो एक इक्वेशन बनी थी, एक बात देखो पहले, एक इक्वेशन अपने में थी C1y, log C1 अपन उधर जोड़ा था। अपन देखो डिपेंड करता है log किधर जोड़ रहे हो आप। जैसे अपन ने शुरू में जो समीकरण आई अपने p बराबर log p बराबर log y प्लस में log C1 अपन ने इधर जोड़ा। अगर यही log C1 अपन इधर की तरफ ऐड करें, इधर बुलाएं, log C1 अगर अपन इधर की तरफ ऐड करें समाकलन स्थिरांक को, अगर वही समाकलन स्थिरांक इधर जोड़ते हैं अपन log C1, तो log m प्लस log n log m इंटर पी C1 बराबर y। ध्यान से p की वैल्यू आती y अपॉन C1, कितनी आती y अपॉन C1। ठीक, अब सुनो, बट इससे भी कोई रिजल्ट तो नहीं आता, लेकिन log m प्लस log n, तो log m इंटू n, एक बार ट्राई करते हैं, C1 अपॉन y, यहां से z का मान, तो इन्होंने अपने निकाला है dp अपॉन p और dy अपॉन y, तो p का मान बिल्कुल। अभी जब p का मान आया था अपने और q का मान आया, ये p और q के मान समीकरण किसमें रख दे अपन, डी जेड पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। अब बात आती इसका समाकलन कैसे होगा। देखो उधर से y को कॉमन लेके इधर बुलाएंगे अपन, उधर से y को कॉमन लेके इधर बुला लो, तो 1 अपॉन वाई, और यहाँ y एलसीएम भी ले लो, एक काम करो, तो y की घात 2, यहाँ डी वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई, और इधर C1 dx, y उधर से अपन ने कॉमन लिया तो सी रूट C1 y रूट y। देखिएगा पहले तो मैंने y एलसीएम लिया और फिर मैंने y का इधर भी भाग लगा दिया, उधर भी भाग लगा दिया। अब देखो इधर ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ये किसका इंटीग्रेशन है देखते हैं, y डी जेड प्लस प्लस आ रहा है इसमें जेड डी वाई अपॉन में जेड स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन किसी का तो होगा, देखना पड़ेगा, प्लस आ रहा है ना इसमें, तो इसका इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ये डी अवकलन बन जाएगा माइनस टेन इनवर्स तो नहीं है, ये लोग में लोग, ये वाली स्टेप नहीं आई इसमें, माइनस वाली आई है, तो एक बार चेक कर लेंगे इसको। तो इसका एक बार इंटीग्रेशन करके देखिएगा, और थोड़ा बुक से भी टैली करना कि डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर हमारे काम में आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप आंसर निकालना, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करना आगे, बुक के अकॉर्डिंग कर लेना थोड़ा सोल्व, कि कांस्टेंट डिपेंड करता समाकलन स्थिरांक सी किधर जोड़ रहे हो आप, उस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी।
तो ये जो 4 पिट मेथड मैंने आपको सिखाया, इसके टोटल 11 एग्जाम्पल है। आराम आराम से करना, बुक में भी देख लेना थोड़ा सा, कि हर एग्जाम्पल में थोड़ा थोड़ा क्या चीज़ें डिफरेंट है, इसलिए कह रहा हूँ एग्जाम्पल कर लें ओनली, क्योंकि हर एग्जाम्पल में कोई ना कोई चीज़ अलग से दिखेगी। और कौन सा फैक्टर काम में लेना, ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा लोचा है। तो आप इसके क्वेश्चंस करें और एग्जाम्पल फिनिश कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय।